नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज विरोधी दलों के नेताओं ने इलेक्शन कमीशन पर बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लगाया। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक सबने इलेक्शन कमीशन पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का इल्जाम लगाया। ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी शासित राज्यों में पश्चिम बंगाल के लोगों को बांग्लादेशी करार देकर डिटेंशन कैंपों में डाला जा रहा है। ममता ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग चुन चुनकर बीजेपी के विरोधियों का वोट काटने में लगा है और यह बड़ी साजिश है। ममता ने कहा, जो आज बिहार में हो रहा है वो कल बीजेपी बंगाल में करने की कोशिश करेगी, लेकिन यहां बीजेपी के दाल नहीं गलेगी। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में लाखों वोट काटे जा रहे हैं, कल असम में यही होगा। यह बीजेपी को बैकडोर से चुनाव जिताने का षड्यंत्र है। ओवैसी ने कहा कि बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन की पूरी प्लानिंग सीमांचल में मुसलमानों के वोट काटने के लिए की गई। बीजेपी वोटर लिस्ट के रिवीजन के नाम पर इलेक्शन कमीशन से एनआरसी करवा रही है। क्या विरोधी दलों के नेताओं के इन आरोपों में कोई सच्चाई है, दम है? क्या वाकई में बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन में गड़बड़ी की जा रही है? क्या बिहार की वोटर लिस्ट में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिकों के नाम शामिल हैं? क्या पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी वोटर बन गए हैं? क्या असम में बाहर से आए लोग मतदाता सूची में शामिल हो गए हैं? ममता बनर्जी, राहुल गांधी या तेजस्वी यादव को आखिर किस बात का डर सता रहा है? विपक्ष के आरोपों पर इलेक्शन कमीशन का क्या कहना है? इन सारी बातों की चर्चा करेंगे आज की बात में। सबसे पहले आपको ममता बनर्जी की बात सुनवाता हूं। आज ममता सड़क पर उतरी। कोलकाता में ममता ने करीब 2 किलोमीटर का प्रोटेस्ट मार्च निकाला। ममता का आरोप है कि बीजेपी शासित राज्यों में बांग्ला भाषियों को घुसपैठिया बताकर परेशान किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के लोगों को डिटेंशन कैंप्स में बंद करके उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आज के प्रोटेस्ट मार्च के जरिए ममता बनर्जी ने यही बात केंद्र सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। ममता के साथ उनके भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी समेत तमाम मंत्री और नेता सड़क पर पैदल चले और इसके बाद ममता ने पब्लिक मीटिंग को एड्रेस किया। रैली में ममता ने कहा, देश में जहां जहां भी बीजेपी की सरकारें हैं वहां पश्चिम बंगाल के लोगों को रोहिंग्या बताकर पकड़ा जा रहा है। जिनके पास पहचान पत्र है, राशन कार्ड है, वोटर कार्ड है, उन्हें भी बांग्लादेशी बताया जा रहा है। ये बंगालियों को बदनाम करने की साजिश है, वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगी और इसका हर मंच से विरोध किया जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर केंद्र सरकार में हिम्मत है तो उन्हें भी डिटेंशन सेंटर में डालकर दिखाए। हम इज्जत करते हैं हर तरह और भाषा भाषी को हम सम्मान करते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे असम हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे नॉर्थ ईस्टर्न हो, हर भाषा को हम सम्मान करते हैं। हर इंसान जो इंडिया का नागरिक है हम उसको सम्मान करते हैं, लेकिन इसको मतलब नहीं होता है कि बंगाली का ऊपर आप अत्याचार करे, ये हम नहीं छोड़ेंगे। हम जो हमारा इधर में नॉन बंगाली है उसका ऊपर अत्याचार करने जैसा हम नहीं देंगे, वैसा बंगाली का ऊपर भी अत्याचार हम नहीं करने देंगे। आप लोग क्या सोचा है दिल्ली वालों, ये आप देश का दीवार ही ले लिया। जिसको मोर्चा खून देता है, जिसको मोर्ची जेल रखता है, जिसको मोर्ची बांग्ला भाषा कहने से बांग्लादेशी रोहिंग्या बोल देता है। बांग्लादेश तो अलग से राज है, रोहिंग्या तो म्यांमार में रहते हैं। हमारे इधर में क्या है, जो वेस्ट बंगाल का नागरिक है उसका पास आईडी कार्ड है, उसका पास आधार कार्ड है, उसका पास पैन कार्ड है,
वेस्ट बंगाल इज नॉट इन इंडिया, बांग्ला इंडिया के नॉय, क्या बांग्ला भारत में नहीं है, देश का हिस्सा नहीं है? बहुत समय से प्रदेश है जिसमें एक ही भाषा में बात करते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसको पकड़ के आप जेल में भर दो। जो बीजेपी इसको बांग्लादेश या रोहिंग्या कहते हैं, आई चैलेंज यू, आपको लज्जा सा होना चाहिए, शर्म होना चाहिए। भूमिका बनाने के बाद ममता बनर्जी सीधे इलेक्शन कमीशन पर आई। उन्होंने कहा जो काम बीजेपी के राज्य सरकारें कर रही हैं वही काम चुपके चुपके चुनाव आयोग कर रहा है। विदेशी बताकर लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में रिवीजन की स्कीम इसी साजिश का हिस्सा है। ममता बनर्जी ने कहा कि बिहार में 32 लाख से ज्यादा लोगों के वोट काटे गए। बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन के जरिए यही काम महाराष्ट्र में किया, दिल्ली में किया, वहां चुनाव जीता। अब बिहार में ऐसी ही कोशिश हो रही है, फिर बंगाल में होगी, लेकिन बंगाल में चुनाव आयोग की यह चाल नहीं चलेगी। ममता ने कहा कि वो चुनाव आयोग का सम्मान करती हैं, लेकिन अगर कोई दलाली करेगा तो उसे वो छोड़ेंगी नहीं। एक एक वोट की, एक एक इंच की लड़ाई लड़ेंगी। चुनाव आने से सब नाम निकाल देना। एक तो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, मैं उसको डिसरेस्पेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई बीजेपी दलाली करे तो हम उसको इंसान के लिए हम कहेंगे दलाली मत करना, हम नहीं छोड़ेंगे। मैं बिहार में सुना 30.5 लाख वोट निकाल दिया, ऐसा करके महाराष्ट्र में बीजेपी जीता, नहीं तो नहीं जीतता। दिल्ली में भी ऐसा करके जीता, बिहार में भी ऐसा प्लान कर रहा है, वो भी हमारा भाई बहन है। बंगाल में भी प्लान करना है। हम तो इंच में लड़ाई करेंगे और दिखा देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट को याद होना चाहिए, हमारा स्टेट में भी 1.5 करोड़ से ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स है, वो हमारा लिए काम करते हैं देश के लिए। हम उसका कभी ऐसा नहीं करते हैं। तो आप क्यों, हमारा 22 लाख अगर बाहर में है तो हमारा इधर में 1.5 करोड़ है। सोच लीजिए, हम इज्जत देते हैं और आप बेइज्जत करते हैं। इसी में क्या चलेगा? इसी में देश चलेगा? ऐसे देश चले जावे। ममता बनर्जी ने बात की बंगालियों की, लेकिन मैसेज पूरे देश को देना था, इसलिए उन्होंने अपनी बात हिंदी में कही। जिस वक्त ममता बनर्जी बांग्लादेशियों और रोहिंग्या के मुद्दे पर बीजेपी और चुनाव आयोग को घेर रही थी, इसे बांग्ला भाषियों के सम्मान से जोड़ रही थी, उस वक्त कोलकाता में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के विधायकों के साथ चुनाव आयोग से मिलकर पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट को रिवाइज करने की मांग कर रहे थे। शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या के नाम जोड़े गए हैं, उन्हें हटाया जाना चाहिए। अगले साल होने वाले असेंबली इलेक्शन से पहले वोटर लिस्ट को रिवाइज करना चाहिए और ये पश्चिम बंगाल में पहले शुरू हो जाना चाहिए। चुनाव आयोग की मीटिंग में शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ममता बनर्जी रोहिंग्याओं को बचाना चाहती हैं, इसलिए ये ड्रामा कर रही हैं, लेकिन ये देश के हित में नहीं है। देखिए, 50 बीजेपी एमएलए इंक्लूडिंग बीजेपी लीडर्स हम लोग मार्च करके आया। बिहार में जो चल रहा है यहाँ भी होना चाहिए। या रोहिंग्या मुसलमान, लाख्स ऑफ रोहिंग्या मुसलमान का नाम वोटर लिस्ट में है, इसको डिलीट होना चाहिए। ममता जी रोहिंग्या को प्रोटेक्ट करने के लिए बांग्ला भाषी, बंगाली ये सब नारा उठा रहा है। हमारा मूल मुद्दा से हटना मत। ये कोई बंगाली का, बांग्ला भाषा का सवाल नहीं है, ये देश हित का है, बंगाल को रक्षा करना है। इसलिए ये बिहार में जैसे हो रहा है बंगाल में होना चाहिए और सब रोहिंग्या मुसलमान का नाम डिलीट हो जाना चाहिए। इसलिए होना चाहिए बंगाल का पूरा 540 किलोमीटर एरिया जो बांग्लादेश से सटा हुआ है, पूरा नॉन फेंसिंग है, अनमेंड है, खुला हुआ है।
इसके बाद केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा, ममता बनर्जी बांग्ला भाषा के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रही हैं। वो बांग्ला भाषा के नाम पर बंगालियों को भड़काना चाहती हैं। देखिए, ममता बनर्जी पॉलिटिकल उनका ये स्टैंड है, पॉलिटिक्स के कारण नहीं कर रही है। मैंने तो ममता बनर्जी को चैलेंज किया है कि आगे 21 तारीख से सेशन शुरू होने वाला है, आइए एक कंपटीशन करते हैं। पश्चिम बंगाल से चुने हुए जितने भी नुमाइंदे हैं बीजेपी के और टीएमसी के, सब एक भाषण कम से कम बांग्ला में देंगे। देखते हैं कितना बांग्ला में भाषण बीजेपी के सांसद देते हैं। हमारे 12 सांसद हैं, एक को छोड़ के सारे बांग्ला में भाषण देंगे। उनको बांग्ला नहीं आता, थोड़ा आता है राजू बिष्टा जी को। टीएमसी के कितने सांसद बांग्ला में भाषण दे पाते हैं? एक कंपटीशन करा दीजिए, पता चल जाएगा कौन बंगाली के पक्ष में है, कौन बंगाल के पक्ष में है और कौन बांग्ला के पक्ष में है। ममता बनर्जी भले ही बीजेपी और चुनाव आयोग को कोस रही हो, लेकिन उनका फोकस क्लियर है। वो अगले साल होने वाले असेंबली इलेक्शन की तैयारी में जुट गई हैं। आज की रैली से इसकी शुरुआत हुई है। ममता बनर्जी के आज के भाषण में नोट करने वाली बात यह थी कि आज उन्होंने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की बात की, लेकिन इससे ज्यादा उनका फोकस बांग्ला भाषियों पर था, बांग्ला प्राइड पर था। यह समझने की जरूरत है। असल में पिछले 5 साल में बीजेपी ने जिस तरह से बंगाल में एग्रेसिव हिंदुत्व का कैंपेन चलाया है, जिस तरह ममता के मुस्लिम अपीजमेंट को इशू बनाया है, उससे ममता को लगने लगा उन्हें मुसलमानों का एक पुश वोट तो मिल जाएगा, लेकिन अगर कुछ परसेंट हिंदू वोट खिसका तो समीकरण बिगड़ सकता है। इससे बचने का एक ही तरीका है, बंगाल के स्वाभिमान की बात की जाए, और बांग्ला भाषा इसका सबसे बड़ा जरिया है, क्योंकि बंगाल के लोग अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को लेकर बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत संवेदनशील हैं। इसलिए अब ममता ने हिंदू मुसलमान की बात छोड़कर बांग्ला भाषियों की बात शुरू की है। लेकिन ममता बीजेपी पर हमले करती, बीजेपी पर इल्जाम लगाती तो ठीक था। उन्होंने जिस तरह से चुनाव आयोग को निशाना बनाया, वो किसी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। ममता बनर्जी 14 साल से मुख्यमंत्री हैं, 3 चुनाव जीती हैं, और वो सारे चुनाव भी इलेक्शन कमीशन ने ही करवाए थे। आज असदुद्दीन ओवैसी ने भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछे। ओवैसी ने कहा, 5 साल पहले सरकार ने पार्लियामेंट में बताया था केवल 3 राज्यों में 3 विदेशियों के नाम वोटर लिस्ट में थे। अब अचानक इतने सारे विदेशियों के नाम वोटर लिस्ट में कहां से आ गए? पहले सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन के नाम पर ऐसे लाखों लोगों के नाम कटेंगे जो रोजी रोटी के लिए बाहर गए हैं। वो लोग इतने कम वक्त में इतने सारे डॉक्यूमेंट्स कहां से लाएंगे? इसलिए चुनाव आयोग को यह बताना चाहिए, चुनाव से कुछ महीने पहले इतनी हड़बड़ी में वोटर लिस्ट रिवाइज करने की क्या जरूरत थी? सवाल हार जीत का नहीं है। सवाल ये है कि वोट डालेंगे तो कोई हारेगा, कोई जीतेगा ना। वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया तो कौन जीतेगा? बिहार में खासतौर से सीमांचल का जो इलाका है, वहां पे जितने नौजवान है, मिसाल के तौर पर उसके 60-70% नौजवान या तो मुंबई में है, हैदराबाद में है, दिल्ली में है, या पंजाब के खेतों में काम कर रहे, या केरल के खेतों में काम कर रहे, है ही नहीं वहां पर। कैसा होगा उनका? और फिर इलेक्शन कमीशन ने बोला कि 2003 की वोटर लिस्ट पे जिसका नाम आ गया उनका नाम नहीं आएगा, उनका नाम नहीं आएगा। चलिए, सही बात समझ में आ गई। मगर ये बताइए कि जिसका नाम नहीं आया उसको बोल रहे बर्थ सर्टिफिकेट। तो बिहार सरकार का जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है 2004 का, 2005 का, एक 13% है 2004 का, 2005 का 16% है, 16% कहाँ से लाएंगे बर्थ सर्टिफिकेट? फिर बोले 10th का सर्टिफिकेट लगाओ। कितने लोग 10th पास करते भाई बिहार में? कितने लोगों के पास पासपोर्ट है? तो ये प्रैक्टिकल डिफिकल्ट है। हम SIR कराइए, आप उसका टाइम दीजिए। ये जो 1 महीने में आप करना चाह रहे ना कि 25 जुलाई तक जिसका नाम आ गया, जो दे दिया फॉर्म, और जो डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट कहां से लाएंगे इतनी जल्दी लोग? इसके बाद तेजस्वी यादव ने बाकायदा गुणा भाग करके साबित करने की कोशिश की कि बीजेपी की हार को देखते हुए वोटर लिस्ट में रिवीजन का प्रोसेस शुरू किया गया था। इलेक्शन कमीशन हर विधानसभा क्षेत्र में विपक्ष के 3000 वोट काटकर बीजेपी की हार को जीत में बदलना चाहता है।
तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के 7 करोड़ 90 लाख वोटर्स में से अगर 1% वोटर भी हटा दिए गए तो हर विधानसभा में 3,251 वोट कम हो जाएंगे, जबकि 2020 के चुनाव में 35 सीटों पर हार जीत का अंतर 3,000 से कम था। इसलिए रिवीजन पूरा होने से पहले ही बता दिया गया है कि लाखों वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के किया है ये क्लियर, या ये आप लोगों का फिर सोर्सेस से? और अभी तक तो अभी 9-10 दिन बाकी हैं, जब तक पूरा आया नहीं है तब तक ये आंकड़ा कहां से आ रहा है? ये कौन अफवाह फैला रहा है? या तो पहले से सब कुछ तय हो चुका है, बस ये केवल आई वॉश है, ये केवल मुहिम? अगर आंकड़ा 10 दिन पहले ही आ गया है तो यानी ये स्पष्ट करता है कि पहले से सब कुछ तय है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी के कहने पे तय कर रखी है कि किसका काटना है किसका हटाना है, तभी ये आंकड़ा आया है, नहीं तभी तो अभियान को 10 दिन बाकी है। तो ये कहां से डेटा आ गया? इस मुद्दे पर प्रशांत किशोर की राय काफी हद तक तेजस्वी यादव से मिलती जुलती है। प्रशांत किशोर ने कहा, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि 1.5 साल पहले लोकसभा चुनाव के दौरान जिस वोटर लिस्ट के आधार पर वोट पड़े, क्या वो गलत थी? क्या 1.5 साल पहले विदेशियों ने भी वोटिंग की थी? अगर ऐसा नहीं था तो अब विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में रिवीजन क्यों हो रहा है? प्रशांत किशोर ने कहा, अगर बिहार में विदेशी नागरिक वोटर बन गए हैं तो ये एनडीए और केंद्र सरकार की नाकामी है। इसकी सजा बिहार के आम लोगों को क्यों दी जा रही है? ये पूरा बखेड़ा इसलिए खड़ा किया गया है कि एनडीए को, सत्तारूढ़ दल को यह डर सता रहा है कि 30-35 बरस के बाद बिहार में लोगों को एक नया रास्ता दिख गया है। अभी 1.5 बरस पहले बिहार में चुनाव हुआ, पूरे देश में चुनाव हुआ, उसी वोटर लिस्ट से उनका चुनाव हुआ। अब आप बता रहे हैं कि वो वोटर लिस्ट फर्जी है, तो क्या चुनाव आयोग ये स्वीकार करने को तैयार है कि जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ जिसमें मोदी जी प्रधानमंत्री बने, वो वोटर लिस्ट सही नहीं था? क्या वो फर्जी लोगों के वोट से बने? और अगर लोकसभा चुनाव के बाद से फर्जी लोग आ गए, जैसा कि बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि नेपाली और बांग्लादेश के बहुत सारे लोग बिहार में वोटर लिस्ट में अपना नाम घुसा लिए हैं या बिहार में आके रह रहे हैं, तो इसका दोष, इसका जवाब भी एनडीए की सरकार को ही देना होगा। आपका प्रशासन क्या कर रहा है? आप अगर नेपाल से लोग आकर बिहार में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ रहे हैं तो बिहार सरकार की पुलिस और प्रशासन क्या कर रहा है? समाज के वो वर्ग जो भाजपा एनडीए के खिलाफ वोट देने वाले हैं, उनको वोटर लिस्ट के शुद्धता के नाम पर उनको परेशान किया जाए और जहां तक हो सके उसका नाम काटा जाए। मैंने आपको विपक्ष के तमाम नेताओं की बातें सुनवाई। अब यह भी बता देता हूं कि आखिर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, एआईएमआईएम या प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने यह सवाल किस आधार पर उठाए। असल में इन इल्जामात का बेस कुछ वीडियोज हैं जो आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने खूब सर्कुलेट किए। एक वीडियो दरभंगा का है, इसे कांग्रेस के नेताओं ने ट्विटर पर पोस्ट किया। इसके बाद तेजस्वी यादव और आरजेडी के दूसरे नेताओं ने भी इसे शेयर किया। इस वीडियो के बेसिस पर इल्जाम लगाया गया है कि बीजेपी के लोकल लीडर्स बीएलओ के साथ बैठकर विरोधियों के वोट वोटर लिस्ट से कटवा रहे हैं। यह वीडियो दरभंगा के एक स्कूल का है जिसमें 3 पोलिंग बूथ होते हैं। बीएलओ यहां बैठकर वोटर्स के फॉर्म अपलोड कर रहे थे। इस बिल्डिंग में बीजेपी के महिला जिला अध्यक्ष कविता सिंह भी थी। वहां कांग्रेस का एक लोकल लीडर पहुंचा, इल्जाम लगाया कि वोटर लिस्ट रिवीजन के लिए बीएलओ घर घर जाने के बजाय वोटर्स को दफ्तर में बुला रहे हैं। यहां बैठकर बीजेपी के लोग डिसाइड कर रहे हैं कि किसका नाम वोटर लिस्ट में रहना है, किसका काटा जाना है। कांग्रेस के स्थानीय नेता ने हंगामा मचाया और पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इसके बाद तेजस्वी यादव ने भी इस वीडियो को अपने बयान के साथ पोस्ट किया। वोटरों को घर घर नहीं जाके यहाँ बुला के काम कराया जा रहा है। मैडम, आप हमको जरा बताइएगा कि आप किस हैसियत से यहाँ पर काम कर रही हैं? आप यहाँ पर कौन हिसाब से काम कर रही हैं? नहीं, समाज सेवी आपका नहीं ना, यहाँ वोटर कर रहा है ना, बीएलओ कर रहा है ना, आप यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? नहीं, आपको यहाँ बैठने उचित नहीं है।
शिकायत हो रहा है ना, लोग कंप्लेन कर रहा है। भैया यहाँ का बीएलओ कैसे हम पूछे, कहाँ आरजेडी वाला दिखा दीजिए, कहाँ है ये बिना। अब जैसे वीडियो सामने आया तो दरभंगा के डीएम ने जांच करवाई। इसके बाद बताया कि जिस सरकारी बिल्डिंग में बीएलओ बैठे थे उस बिल्डिंग में 3 बूथ हैं। इन्हीं बूथ में बीजेपी नेता कविता सिंह और उनके परिवार वालों के वोट हैं, इसलिए वो अपने और परिवार वालों के दस्तावेज जमा करवाने वहां गई थी। वो बूथ लेवल ऑफिसर का काम नहीं कर रही थी। दरभंगा के डीएम ने कहा चुनाव आयोग के काम में सियासी दखल का आरोप बेबुनियाद है। वोटर लिस्ट में रिवीजनिंग में गड़बड़ी की एक शिकायत बेगूसराय से भी आई। बेगूसराय में बीएलओ ने आरोप लगाया कि बड़े अधिकारी उस पर घर घर जाकर वेरिफिकेशन किए बगैर ही फॉर्म सबमिट कराने का प्रेशर बना रहे हैं। जब उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो उसको सस्पेंड कर दिया गया। मामला बेगूसराय के बरौनी ब्लॉक का है। नूरपुर ईस्ट बूथ के बीएलओ वजात अली फारूकी को काम में लापरवाही के आरोप में सस्पेंड किया गया। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई। इसके बाद वजात अली फारूकी ने मीडिया के सामने आकर कहा कि उनके पास एक महिला ऑफिसर की रिकॉर्डिंग है जो उन पर बिना वेरिफिकेशन किए, बिना घर घर जाए ही फॉर्म सबमिट करने को कह रही थी, और जब उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया तो उनको सस्पेंड करके उनके खिलाफ एफआईआर कर दी गई। चुनाव आयोग का जो नियम था उसके हिसाब से हम काम कर रहे थे। डोर टू डोर जा भी रहे थे, फॉर्म दे भी रहे थे, फॉर्म ले भी रहे थे, लेकिन ऑफिस का दबाव था कि आप बस टेबल में बैठिए और सारा फॉर्म भरिए और सबमिट कर दीजिए, जो मेरे लिए संभव नहीं था। तब फरमान भी आपके पास है क्या? फरमान है कि रजिस्टर है मेरे पास, जो लोगों को फॉर्म दिए हैं वो सबूत है, उनको रिसीव करवाए हैं जाके, और घूम के फॉर्म लिए हैं वो तो पब्लिक बताएगी। आज तक घूम के तो मतलब पूछा नहीं किया, वहीं रिपोर्ट बनाया गया और वहीं लापरवाही का इल्जाम लगा दिया गया। ऑफिस में जो दबाव आता था उसका कोई प्रूफ है? हाँ, प्रूफ है मेरे पास, आईटीओ है उसका। जो मैडम बार बार कह रही थी कि जल्दी फॉर्म दीजिए, मजबूरन तो हम रिकॉर्ड किए। क्या कहती थी? कहती थी कि बस टेबल में बैठिए और फॉर्म भरिए और खुद से डाउनलोड कर दीजिए, जाने की जरूरत नहीं पब्लिक के बीच। इसके बाद बीएलओ वजात अली फारूकी ने वो ऑडियो भी शेयर किया जिसमें एक महिला अधिकारी फोन पर उनसे बिना वेरिफिकेशन के फॉर्म सबमिट कराने के लिए कहती हुई सुनाई दे रही हैं। इस महिला ने बीएलओ वजात फारूकी से कहा उनको 1382 फॉर्म बांटने और जमा करने थे, अब तक 2 ही हुए हैं, इसलिए वो जल्दी से सारे फॉर्म खुद भरकर ऑनलाइन जमा करा दें। डीएम सर का आदेश निकला हुआ है कि जैसे आपको 13,082 मिला है तो सब कलेक्ट करके अपलोड करना है। आप 2 कर रहे हैं, बताइए। आपके वीडियो पे शो कॉज निकल रहा है, एसडीओ पे शो कॉज निकल रहा है, आप क्या चाह रहे हैं कि आप पे भी शो कॉज निकले, सैलरी रुके? तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग नहीं तो करना होगा आपको। वितरण आदमी लगवा के करवाइए, वितरण करना है, बीएलओ का काम जानते हैं, वितरण करवाना होगा आपको। और सुनिए, जरूरी नहीं है सबके घर जाना, आप अपने राइटिंग से भर के सब आपको बोल रहा है ना कि नहीं वापस कर रहा है ना, तो आप अपने राइटिंग में, आपको पता है ना कि आपके क्षेत्र का कौन वासी है जी, आप अपने राइटिंग से भर के आप खुद अपलोड करिए। अच्छा, वितरण की बजाय अपलोड करना शुरू करें? हाँ, वितरण छोड़िए, घर घर जाना छोड़िए, आप रूम में बैठिए अपने, और 1382 है, आप खुद ही सबका कलेक्शन करके, आपको पता होगा ना कि कौन किसके घर का है जी। हाँ, तो वही करके आप हमको दीजिए आप, क्योंकि 2 से काम नहीं चलेगा। आपको 1382 में एटलीस्ट 700-800 करना है। मैडम, इसमें फोटो अपलोड करना रहता है, बिना साइन का या बिना डिटेल्स का अपलोड करने में दिक्कत नहीं होगा? हाँ, तो वो आदमी इतना तो समझेगा ना, नहीं तो उसका नागरिकता छिन जाएगा। आपको डीएम साहब बुलाएंगे। गया जिले से भी एक वीडियो सामने आया जिसमें एक बीएलओ फॉर्म सबमिट करने के बदले में लोगों से 40 रुपए रिश्वत लेते हुए दिखाई दे रहा है। यह मामला गया के मानपुर ब्लॉक का है। यहां के एक स्कूल में बीएलओ का काम कर रहे टीचर गौरीशंकर लोगों से वोटर रिवीजन फॉर्म जमा करने और वोटर लिस्ट में नाम डालने के एवज में 20-20 रुपए वसूल रहे थे। वहां मौजूद कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना लिया और इसके बाद इन्हीं लोगों ने बीएलओ गौरीशंकर से पूछा कि उन्होंने लोगों से पैसे क्यों लिए, तो बीएलओ ने कहा उसने तो चाय पानी के पैसे लिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। फार्म करके लिया है, ऑनलाइन करने के पैसे कितने लिया, के फार्म दिया, कौन लिया बताओ इधर। आप पैसा लिए ऑनलाइन? अरे भैया चाय पानी लेके फोन पे से पैसा दिया वो आपने, 20 रुपए फार्म करके लिया है, काहे लीजिएगा फार्म के पैसे?
हालांकि बाद में आरोपी बीएलओ ने लोगों के पैसे वापस कर दिए, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद इस बीएलओ को हटा दिया गया। गया के डीएम ने उसके सस्पेंशन की सिफारिश कर दी और एफआईआर दर्ज करके उसके खिलाफ जांच शुरू करने का आदेश भी दे दिया। एक वीडियो हम लोगों के संज्ञान में आया है, उसकी जांच कराई जा रही है और तत्काल प्रभाव से बीएलओ साहब को हटा करके उन पर विभागीय कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने का भी निर्देश दे दिया गया है और उन बीएलओ साहब को चेंज भी कर दिया जाएगा और इसकी जांच भी की जा रही है इस वीडियो की। वहीं बांका जिले में ठीक से काम न करने पर 9 बूथ लेवल ऑफिसर सस्पेंड कर दिए गए। ये मामला बांका जिले के बाराहाट ब्लॉक का है। बाराहाट के एसडीएम ने जब वोटर रिवीजन के काम की रिव्यू मीटिंग बुलाई तो देखा 9 बीएलओ घर घर जाकर वोटर वेरिफिकेशन, फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और फॉर्म सबमिशन के काम में लापरवाही बरत रहे थे। इसलिए एसडीएम ने 9 बीएलएस को सस्पेंड कर दिया और उनकी सैलरी रोकने का आदेश जारी किया। उनका सैलरी रोका गया है कि इनके द्वारा जो है परफॉर्मेंस उनका थोड़ा खराब था, तो उनको परफॉर्मेंस बढ़ाने का हिदायत दिया गया है कि और बीएलओ जो है अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो आपके द्वारा। जिन बीएलओस की बात के आधार पर तेजस्वी यादव चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, उनकी असलियत मैंने आपको दिखा दी। कोई घूस लेते हुए पकड़ा गया, कोई बेईमान निकला, कोई कामचोर निकला। अब आपको यह भी बता देता हूं कि चुनाव आयोग ने कितना काम किया। आज इलेक्शन कमीशन ने जो डेटा जारी किया है उसके मुताबिक पिछले 16 दिन में बिहार के करीब 94% वोटर्स का वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है। आज शाम तक बिहार के टोटल 7 करोड़ 90 लाख वोटर्स में से लगभग 7 करोड़ यानी एग्जैक्ट फिगर कहें तो 6 करोड़ 99 लाख 92,926 के डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए जा चुके हैं। पूरे बिहार में 35,69,435 वोटर्स उस पते पर नहीं मिले जहां उनका वोट बना है। 17,37,336 लोग परमानेंटली बिहार से बाहर शिफ्ट हो चुके हैं। 5,76,479 ऐसे मिले जिनकी एक से ज्यादा जगहों पर वोटर आईडी बनी हुई है और 12,55,620 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जिन वोटर के नाम रिवीजन में कट सकते हैं उनकी पूरी लिस्ट कल राजनीतिक दलों को दी जाएगी। पॉलिटिकल पार्टीज चाहें तो अगले 7 दिन में उन्हें वेरीफाई कर सकती हैं। अगर कोई कमी होगी तो चुनाव आयोग को बताया जा सकता है। आयोग फाइनल लिस्ट पब्लिश करने से पहले हर उस गड़बड़ी को दूर करने की कोशिश करेगा जिसकी शिकायत की जाएगी। यह अच्छी बात है कि चुनाव आयोग राजनीतिक दलों से उलझने के बजाय अपने काम पर फोकस कर रहा है। अब इस रिवीजन का विरोध कर रहे दलों के पास 8 दिन होंगे। अगर वोटर लिस्ट में उन्हें कोई गड़बड़ी मिले तो उन्हें आयोग को बताना चाहिए। मुझे लगता है यह एक पारदर्शी प्रक्रिया है और इससे बेहतर क्या हो सकता है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में अब मराठी और उर्दू का विवाद शुरू हो गया है। देवेंद्र फडणवीस की सरकार में मंत्री नीतेश राणे ने कहा कि छोटे गरीब लोगों को मराठी के नाम पर मारना पीटना कोई बहादुरी का काम नहीं है। जो लोग मराठी भाषा को लेकर उत्पात कर रहे हैं उन्हें मदरसों में जाना चाहिए। मौलानाओं से मदरसों में उर्दू के साथ साथ मराठी पढ़ाने के लिए कहना चाहिए। असल में आज नागपुर में राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यूनियन बैंक के सामने मराठी भाषा को लेकर जबरदस्त हंगामा किया, क्योंकि इंश्योरेंस के एक क्लेम के लिए मृतक के परिवार वालों ने बैंक को एफआईआर की जो कॉपी दी थी वो मराठी में थी। बैंक ने हिंदी या इंग्लिश में एफआईआर की कॉपी मांगी। इसको एमएनएस के नेताओं ने इशू बना दिया। एमएनएस के कार्यकर्ता बैंक के सामने प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंच गए। बैंक के अफसरों ने जब एमएनएस नेताओं और मृतक के परिवार वालों से माफी मांगी तब जाकर कहीं मामला खत्म हुआ। इसी पर नीतेश राणे ने कहा, मराठी को लेकर अगर बहादुरी दिखानी है तो एमएनएस वालों को मदरसों में जाना चाहिए। नीतेश राणे ने कहा वो तो चाहते हैं कि मदरसों में भी मराठी पढ़ाई जाए, मस्जिदों से अजान भी मराठी में हो। नीतेश राणे ने कहा कि आजकल कांग्रेस मुंबई के कुछ मुस्लिम इलाकों में मराठी की क्लासेस लगा रही है। एमएनएस के लोग गरीब और छोटे लोगों को पीट रहे हैं। यह सब ड्रामेबाजी है। ऐसे लोगों को ड्रामा करने के बजाय
मदरसों के मौलवियों को कहना चाहिए कि वो अब उर्दू के बजाय मराठी में बच्चों को पढ़ाएं। जैसे बोला अजान को मराठी में नहीं कहा, बोलने को बोलो उनको 5 वक्त का अजान। ये 1-2 जनों को बोलने का, वो नौटंकी करने का, ये तो हम लोग अभी हमारे त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास जय श्री राम नाम के दुकान होते हैं फूल वालों के, अंदर अब्दुल बैठा रहता है। तो कुछ नया चीज नहीं है ये, हम लोग को हम सब ये जो कि नौटंकी है ना, हम अच्छी तरह से पहचानते हैं। तो मदरसा में मराठी चालू करो ना, सबसे आसान है। अलग पाठशाला करने की जरूरत ही नहीं है। महाराष्ट्र में बहुत मदरसा है, वहां उर्दू के बजाय आप मराठी शुरू करो ना उधर, आपका मेहनत कम हो जाएगा। आपके मुल्ले मौलवी को बोलो अच्छी तरह से मदरसा में सिखाओ, उधर हम लोग को भी समझ जाएगा ना कि मदरसा सच्ची में पढ़ाई के लिए, वरना पुकड़ में गन बिन तो मिलते हैं उधर सब। नीतीश राणे के इस बयान पर विरोधी दलों के मुस्लिम नेता भड़क गए। समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने कहा, मुसलमानों को मराठी से कोई एतराज नहीं है, लेकिन नीतीश राणे के कहने से मुसलमान जबरदस्ती मराठी नहीं सीखेंगे। रईस शेख ने कहा, राणे सरकार में मंत्री हैं, इस तरह के जहरीले बयान देने के बजाय वो सरकार से पॉलिसी बनवाएं, मदरसों में मराठी पढ़ाने वाले टीचर्स को अपॉइंट करवाएं। देखिए, मदरसे मराठी सिखाते हैं, इसमें कोई शक होना नहीं चाहिए। महाराष्ट्र की भाषा मराठी है, लेकिन किसी के ज़बरदस्ती बोलने से नहीं सिखाई जाएगी। और नीतीश राणे जी को इतना दर्द है मदरसों के बारे में और वहाँ पे मराठी सिखाने के बारे में, तो पॉलिसी बनाए सरकार, हम वेलकम करेंगे। टीचर्स प्रोवाइड करें, हम वेलकम करेंगे। ये सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले लोग हैं, इन पर आप ध्यान मत दीजिए। कांग्रेस विधायक अमीन पटेल ने मराठी में अजान की बात पर एतराज जताया। अमीन पटेल ने कहा, अजान अरबी में होती है, उसे कैसे बदला जा सकता है। जहां तक मदरसों में मराठी पढ़ाने की बात है, तो शायद नीतीश राणे को पता ही नहीं है कि मदरसों में इंग्लिश, हिंदी और मराठी तीनों भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। इसलिए हर मुद्दे पर हिंदू मुसलमान की राजनीति करना ठीक नहीं है। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है और ऐसे बयान से लोगों में नफरत पैदा करने का और गलत इंफॉर्मेशन फैलाने का काम ये कर रहे हैं। नीतीश राणे को ये पता होना चाहिए कुछ कहने से पहले कि गवर्नमेंट के प्रोग्राम क्या है। मदरसों के अंदर इंग्लिश पढ़ाई जाती है, हिंदी पढ़ाई जाती है, मराठी पढ़ाई जाती है, सब लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। तो नीतीश राणे जो बयान करते हो सब बेसलेस और सेंसलेस होते हैं। तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि वो ये अपनी ख्याली दुनिया से बाहर निकले और हकीकत दुनिया में देखे कि क्या हो रहा है। नीतीश राणे ने मुसलमानों पर जो कहा, उससे अजित पवार की पार्टी के नेता भी नाराज हैं। एनसीपी के विधायक इंद्रिस नाइकवाड़ी ने कहा, नीतीश राणे ये साबित करके दिखाएं कि मदरसों में बंदूकें मिलती हैं। वो मदरसों को बदनाम कर रहे हैं। नाइकवाड़ी ने कहा, नीतीश राणे बार बार जहरीले बयान देते हैं, वो उसकी शिकायत अजित पवार से करेंगे। जो आदमी जिस जाति में पैदा हुआ होगा उस जाति की अपनी अपनी एक मदर टंग होती है, मातृभाषा होती है। तो उस लिहाज से उर्दू मीडियम से भी बच्चों को सिखाया जाता है मदरसों में, क्योंकि जनरली ये मुस्लिम के बच्चे होते हैं और मुसलमानों की मदर टंग जो है वो उर्दू है। लेकिन उर्दू के साथ मराठी भी तो पढ़ाया जा रहा है कंपलसरी। तो क्या मराठी छोड़ के या मराठी को कुछ सेट असाइड करके ये हो रहा है? ऐसा नहीं है। वो ऐसे गैर जिम्मेदाराना हरकतें बार बार करते हैं, गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट बार बार करते हैं। क्यों करते हैं ये आप बात उनसे ही पूछिए। किसी का कॉन्वेंस कितना ले ये नेता लोग भी तय करते हैं। अब नेता लोगों को लगता होगा कि ये बार बार ऐसी हरकतें करते हैं तो इसका कॉन्वेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कभी हो सकता है बैठे नहीं होंगे। लेकिन हमारे नेता अजय दादा पवार के सामने हम इस बात को रखेंगे। महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर जो बयानबाजी, जो मारपीट हो रही है, उसका मराठी के मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सियासत है। मराठी के नाम पर राज ठाकरे अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे मुंबई में अपनी जमीन बचाने की कोशिश कर रहे हैं और नीतीश राणे आग में घी डालकर तमाशा देख रहे हैं। मुझे लगता है कि मराठी मानुष बहुत समझदार हैं, वो सब समझते हैं। आज मुंबई से एक और इंटरेस्टिंग खबर आई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में हल्के फुल्के अंदाज में उद्धव ठाकरे को वापस महायुति में आने का न्योता दिया। इस पर सदन के अंदर जमकर हंसी हुई, ठाके लगे। आजकल महाराष्ट्र असेंबली का मॉनसून सेशन चल रहा है। इसी दौरान आज विधानसभा में
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे आमने सामने आ गए। तो फडणवीस ने खुद आगे बढ़कर उद्धव को नमस्कार किया और इसके बाद विधान परिषद में जब देवेंद्र फडणवीस बोल रहे थे, उद्धव ठाकरे सामने बैठे थे, तब फडणवीस ने उद्धव की तरफ देखकर कहा कि 2029 तक तो उद्धव ठाकरे को कुछ करना नहीं है, सत्ता में आने का कोई चांस नहीं है, इसलिए वो सत्ता पक्ष की तरफ आने का विचार कर सकते हैं। जैसे ही फडणवीस ने यह बात कही, पूरा सदन ठाकों से गूंज उठा। इसके बाद फडणवीस ने अपनी बात पूरी की, कहा कि 2019 से 29 तक उनका विपक्ष में जाने का कोई चांस नहीं है, लेकिन अगर उद्धव चाहें तो सत्ता पक्ष की तरफ आ सकते हैं। आता उद्धवजी 29 पर्यंत तर काही स्कोप नाही काय ऐका 29 पर्यंत आम्हाला तिकडे याचा स्कोप उरला नाही। 29 तुम्हाला इकडे याचा स्कोप आता विचार करता येईल, म्हणजे त्याचा विचार आपण वेगळ्या पद्धतीने करू, पण आम्हाला तिकडे याचा स्कोप हा काही या ठिकाणी उरलेला नाही। फडणवीस के इस बयान पर सदन में ठाके लगे, लेकिन उद्धव ठाकरे सिर्फ मुस्कुराते रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब उद्धव सदन से बाहर निकले तो रिपोर्टर्स ने उनसे फडणवीस के प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया मांगी। उद्धव ने कहा हंसी की बात थी, उसे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। उद्धव तो मराठी में सिर्फ 2-4 शब्द बोले, लेकिन आदित्य ठाकरे ने उद्धव की बात हिंदी में दोहराई। आदित्य ठाकरे ने कहा सदन में हमेशा वाद विवाद हो, माहौल गर्म रहे, ये अच्छा नहीं लगता, कभी कभी हंसी मजाक भी होना चाहिए, आज वही हुआ। त्यांना माहिती नाही, तो नुसतं बाकाचं नाही, प्रसंग बडा बाका आहे म्हणा, तर या गोष्टी थोड्या खेळीमिळीने झाल्यात आणि त्या खेळीमिळीनेच घ्यायला पाहिजे। नहीं देखिए, ये थोड़ा हाउस में ऐसे हंसी मजाक का माहौल होना भी चाहिए, नहीं तो कभी कभी आप देखते हो खींचातानी बहुत हो जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि पार्टीज के बियॉन्ड जब आप हाउस में बात करते हो तो ऐसे संवाद होना चाहिए, सिर्फ वाद नहीं होना चाहिए। इसके बाद बीजेपी के नेता सुधीर मुनगंटीवार ने इस मामले में सस्पेंस थोड़ा और बढ़ा दिया। मुनगंटीवार ने कहा यह बात मुख्यमंत्री और उद्धव ठाकरे के बीच की है, दोनों के मन में क्या है वही बता सकते हैं, किसी तीसरे का बोलना ठीक नहीं होगा। नहीं, इसे समझना और समझाना कठिन है। अब देवेंद्र जी ने ये ऑफर क्यों दी, उद्धव जी ने इस ऑफर का आगे क्या किया, ये प्रस्ताव के बारे में वो दोनों ही जानते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस पे हमने प्रतिक्रिया देना उचित नहीं होगा, वो दोनों जाने, हम सब अनजाने हैं। ये सही है कि फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को अपनी तरफ बुलाने की बात मजाक में कही थी, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे मिलकर पहले सरकार चला चुके हैं। उद्धव ठाकरे के लिए फडणवीस नेचुरल अलाई हैं। फडणवीस भी एकनाथ शिंदे के मुकाबले उद्धव ठाकरे के साथ ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते थे। उद्धव भी महाविकास आघाड़ी में कोई बहुत खुश तो दिखाई नहीं देते, इसलिए अगर वो एक बार फिर फडणवीस के साथ आ जाएं तो ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी। आज उत्तर प्रदेश से सामाजिक सद्भाव को लेकर एक अच्छी खबर, एक अच्छी तस्वीर आई। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने कांवड़ लेकर निकले शिव भक्तों की सेवा की। इकरा हसन आज सहारनपुर में कांवड़ियों के लिए लगे कैंप्स में गई, गंगा जल लेकर लौट रहे शिव भक्तों पर फूल बरसाए और कांवड़ियों को भोजन परोसा। इकरा हसन ने कहा उन्हें कांवड़ियों के कैंप में आकर काफी अच्छा लगा है। सभी धर्मों का सम्मान करना, एक दूसरे के उत्सव में शामिल होना, यही हमारी संस्कृति है। आने का मौका मिला, मैं आपका बस दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ और हमारे देश की संस्कृति इसी तरह प्यार और अमन के साथ आगे बढ़ती रहे, यही हमारी काम है। इकरा हसन ने कांवड़ियों के शिविर में जाकर उन्हें अपने हाथ से भोजन परोसकर एक अच्छा संदेश दिया। उन्होंने अपनी तरफ से भाईचारे की, सौहार्द की जो पहल की है उसका सबको सम्मान करना चाहिए और कांवड़ियों को भी अपनी यात्रा के दौरान इसी भावना के साथ भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। आज बागेश्वर धाम वाले आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन संस्कृति का असली मतलब बताया। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री आजकल लंदन में हैं। लंदन में धीरेन्द्र शास्त्री लोगों से बात कर रहे थे, उन्हें भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के बारे में बता रहे थे।
इसी दौरान एक पाकिस्तानी सिटीजन आरिफ अजाकिया ने ऐसा सवाल पूछा जिसे सुनकर सन्नाटा छा गया, लेकिन आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने जो जवाब दिया उसे सुनकर पूरा हॉल तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज गया। आरिफ अजाकिया ने आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री से कहा कि वो पाकिस्तान के हैं, मुस्लिम परिवार में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने भगवत गीता पढ़ी है, उन्हें सनातन का ज्ञान हुआ, अब वो मन से हिंदू हो गए हैं, लेकिन लोग कहते हैं उन्हें अपना नाम भी बदल लेना चाहिए। आरिफ अजाकिया ने आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री से पूछा, क्या हिंदू बनने के लिए नाम बदलना जरूरी है? इसका जो जवाब दिया गया वो वाकई में हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा करने वाला है। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ आजाकिया है। मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ था, मेरे पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए थे, 47 में माइग्रेट कर गए थे। मेरा छोटा सा सवाल है कि आप सब तो खुश नसीब हैं कि आप लोग सनातन में पैदा हुए, मैं मुस्लिम घर में पैदा हुआ, लेकिन स्टडी करके भगवत गीता पढ़ के मैं हिंदू हुआ हूँ। सवाल मेरा ये है कि मुझे सब लोग सवाल करते हैं कि तुम मोहम्मद आरिफ आजाकिया हिंदू कैसे हो सकते हो, नाम चेंज करो। क्या नाम चेंज करना जरूरी है? क्योंकि कितनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं बच्चों की, बर्थ सर्टिफिकेट में इधर उधर हर जगह होता है नाम। क्या नाम चेंज करना जरूरी है? और जैसे आपने फरमाया कि भारतीय बन के रहो, तो क्या एक पाकिस्तानी बॉर्न भारतीय नहीं बन सकता अगर वो दिल से हिंदुस्तानी हो? हिंदुत्व कोई एक धर्म नहीं है, हिंदुत्व एक मानवता की विचारधारा है। और मानवता की विचारधारा के लिए हमें ना आपके रंग से मतलब है, ना रूप से मतलब है, ना आपके देश से मतलब है। यदि आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं, यदि आप भगवत गीता का अनुसरण कर रहे हैं, तो आपका नाम कुछ भी हो, आपकी पहचान कुछ भी हो, हम रहीम रस खान के भी गीत गाते हैं, हम रहीम रस खान के भी गीत गाते हैं, और जब देश की बात आती है तो अब्दुल कलाम को भी सल्यूट करते हैं। हिंदुत्व, आप हिंदू हैं, आपने ये मान लिया, हमारे लिए यही काफी है, हमारे लिए यही बहुत है। आप नाम बदलो या ना बदलो, दिल में विचार यदि आपके बदल गए तो आप हमारे हो गए। दूसरा आपने क्वेश्चन कहा कि हमारा जन्म भारत में नहीं हुआ तो क्या पाकिस्तानी भारतीय नहीं हो सकता? सच ये है कि पाकिस्तान भी हमारा ही है। सच ये है आरिफ साहब कि पाकिस्तान भी हमारा है। 1947 के पहले आप हमारे थे, एक दीवार लग गई है 47 के बाद की बंटवारे की, पर बंटवारे में देश दो हो गए हैं, दिल तो अभी भी काटेंगे पाकिस्तानियों का, भारतीय निकलेगा। आरिफ अजाकिया पाकिस्तान में जन्मे मुसलमान हैं, अपने मुल्क से प्यार करते हैं। 2006 में कराची के जमशेद टाउन के मेयर रह चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान में आरिफ अजाकिया कट्टरपंथियों से हमेशा परेशान रहे। उन्हें मुहाजिर कहकर एड्रेस किया गया। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पर अजाकिया ने पाकिस्तान में मुहाजिरों की लड़ाई लड़ी, लेकिन कट्टरपंथियों के रुख से परेशान होकर उन्हें अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। वो लंदन में बस गए, फिर भगवत गीता पढ़ी, मन से सनातनी हो गए, लेकिन ये कंफ्यूजन रहा कि मुस्लिम नाम बदलें या न बदलें। आज आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने यह कंफ्यूजन बड़े सहज अंदाज में सरल शब्दों में दूर कर दिया। धीरेन्द्र शास्त्री के वाक चातुर्य की प्रशंसा करनी होगी। वो ब्रिलियंट हैं, हंसते हंसते बड़ी बात कह देते हैं, किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाए बगैर सनातन का मतलब समझा देते हैं। भारत को तो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास है, भारत तो सर्वधर्म संभाव का देश है, और आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने आज यही बात समझाई। अब बात करते हैं इतिहास की किताबों की। एनसीईआरटी ने हिस्ट्री के बुक्स में कुछ बदलाव किए हैं और इसको लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। 8वीं क्लास की सोशल साइंस की नई किताब में बाबर को क्रूर विजेता लिखा गया है। अब तक इतिहास की किताबों में अकबर को महान और उदार शहंशाह बताया जाता था, लेकिन नई किताब में अकबर की क्रूरता और हिंदुओं से नफरत के उदाहरण दिए गए हैं। औरंगजेब को मंदिरों और गुरुद्वारों को तोड़ने वाले शासक के तौर पर बताया गया है। सोशल साइंस की इस नई किताब में
मुगल बादशाहों के राज में रिलीजियस इनटॉलरेंस के एग्जाम्पल दिए गए हैं। सोशल साइंस की किताब एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडियन एंड बियॉन्ड में उस वक्त के धार्मिक माहौल, मंदिरों और शिक्षा के केंद्रों पर हमलों, गांवों की लूट और मुगलों की बर्बरता का जिक्र किया गया है। एनसीईआरटी के मुताबिक न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये बदलाव किए गए हैं। जो फैक्ट्स अब तक छुपाए जा रहे थे, हिंदुस्तानी राजाओं के बजाय मुगल शासकों का महिमा मंडन किया जा रहा था, ऐसी गलतियों को सुधारा गया है। केंद्रीय मंत्री सुकान मजूमदार ने कहा, मुगल शासकों के जुल्म कोई नई कहानी नहीं है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, इसके दस्तावेज मौजूद हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर जैसे सबूत सबके सामने हैं। मजूमदार ने कहा, जिस इतिहास को अब तक गलत नजरिए से पेश किया गया, अगर अब उस गलती को ठीक किया जा रहा है तो इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नहीं, ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसमें तो कोई ना नहीं कर सकता। हिमू को जिस तरीके से मारा गया था, अकबर कितने साल के बच्चे थे, तो ब्रूटल थे। अकबर के भी हरेम थे, आप हिस्ट्री पढ़िए, कितनी हिंदू रानियां थी उसमें, तो हिंदू ही थे ना, उनको उठा के लाया जाता था। कोई भी मुगल या मुस्लिम शासक भारत में ब्रूटल नहीं था, ये हम बोल नहीं सकते। काशी विश्वनाथ मंदिर किसने ध्वस्त किया? औरंगजेब का खुद का लिखित सारे दस्तावेजें हैं, ऑर्डर जो जाते थे उस समय, उस ऑर्डर देखिए आप। तो ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट, हिस्ट्री नथिंग मोर देन साइंस, नथिंग लेस देन साइंस। साइंस तो कभी छुपाती नहीं है, तो जो फैक्ट है वो फैक्ट सामने आना चाहिए। लेकिन मुस्लिम उलेमाओं, मौलानाओं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को इतिहास की किताब में बदलाव पसंद नहीं आया, उन्होंने इसका विरोध किया। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास ने कहा, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कासिम रसूल इलियास ने कहा, औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था, उसके राज में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन बीजेपी अपनी राजनीति चमकाने के लिए इतिहास को बदल रही है, यह ठीक नहीं है। देश का इतिहास जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप उसको डिस्टॉर्ट करके किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की इमेज को ख़राब करना चाहते हो, ये गलत बात है। ये बात इस्टेब्लिश है कि मुग़ल काल के अंदर हमारे देश का जीडीपी बहुत बड़ा हुआ था और दुनिया में हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये जो इल्ज़ामात हैं औरंगज़ेब के ऊपर में, वो बिल्कुल बेबुनियाद है। तो किसी भी कम्युनिटी की या किसी भी बादशाह की या किसी भी दौर हुकूमत के आप के दौर को उसी तनाजुर में, उसी संदर्भ में दिखाना चाहिए। उसको तोड़कर, घटाकर, बढ़ाकर पेश करना मुनासिब नहीं है। ये बात तो पूरा देश जानता है कि मुगलों ने तलवार के जोर पर भारत पर शासन किया। औरंगजेब ने मंदिरों और गुरुद्वारों को तोड़ा। अमर बलिदानी गुरु तेग बहादुर और उनके साहबजादों को बेरहमी से मार डाला, क्योंकि उन्होंने धर्म बदलने से इनकार कर दिया था। लेकिन ऐसी बातें स्कूल के बच्चों की क्लास में नहीं पढ़ाई जाती थी। स्कूलों में जो किताबें पढ़ाई जाती रही हैं, उनमें मुगल शासकों की क्रूरता और बर्बरता को कम करके दिखाया गया और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महान सेनानी को लूटपाट करने वाला बताया गया। अकबर को महान और महाराणा प्रताप को कमजोर दिखाया गया। कई साल तक हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करके पढ़ाया गया। क्या मुगलों से लड़ने वाले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, परमवीर महाराणा प्रताप को और छत्रपति शिवाजी महाराज को हर भारतीय को अपना आदर्श नहीं मानना चाहिए? क्या उनकी शौर्य गाथा को स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? मुझे लगता है कि इतिहास की किताब में जो बदलाव किए गए हैं वो बहुत पहले कर देने चाहिए थे। इतिहास ऐसा हो जो हमारे विद्यार्थियों को आक्रांतों के खिलाफ संघर्ष करने वालों की बहादुरी की गाथा पढ़ाए, भारत को अपनी वीर सपूतों पर अभिमान करना सिखाए। अब बात करते हैं रील बनाने वालों की। रील्स और लाइक्स के चक्कर में पड़कर नौजवान अपना भविष्य किस तरह तबाह कर रहे हैं, इसका एक और एग्जाम्पल आज संभल से आया। संभल में पुलिस ने सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट डालने के इल्जाम में 4 लोगों को अरेस्ट किया। इनमें से 3 लड़कियां हैं। इन लड़कियों ने महक परी के नाम से इंस्टा आईडी बनाई और अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए भद्दे कमेंट्स और गाली गलौज वाले अश्लील वीडियो पोस्ट किए। इस तरह की अश्लील रील से इन लड़कियों के फॉलोअर्स की संख्या 1000 से बढ़कर 4 लाख हो गई। हर महीने
20-25 हजार रुपए की कमाई भी होने लगी। लेकिन इन लड़कियों की हरकतों से पूरे गांव की बदनामी हुई तो गांव वालों ने पुलिस से शिकायत की। जांच के बाद पुलिस ने चारों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। हालांकि बाद में कोर्ट ने चारों को जमानत पर रिहा कर दिया। सोशल मीडिया पर इंस्टेंट शोहरत और पैसा कमाने के चक्कर में पड़े ऐसे नौजवानों को आज असदुद्दीन ओवैसी ने नसीहत दी। ओवैसी ने कहा कि अगर आज के युवा रील्स बनाने और देखने में फंसे रहेंगे, लाइक्स पाने के चक्कर में जुटे रहेंगे, तो डॉक्टर इंजीनियर कैसे बन पाएंगे। इसलिए वो रील्स छोड़कर पढ़ने लिखने में मन लगाएं। मैं इन मासूम हमारे बच्चों से अपील कर रहा हूं कि आप अपना वक्त घर जाने के बाद ये फोन में देखकर, रील्स को देखकर अपना वक्त जाया मत करिए। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप पढ़िए, अखबार पढ़िए, उर्दू अखबार पढ़िए, अपनी तालीम में वक्त सर्फ करिए। याद रखो, रील देखने से तुम ना लीडर बन सकते, रील 1 मिनट 2 मिनट की रील देखने से आप साइंटिस्ट नहीं बनते, ना आप स्कूल टीचर बन पाएंगे, ना आप डॉक्टर बन पाएंगे, ना आप इंजीनियर बन पाएंगे। रील देखने से सिर्फ दिमाग खराब होता है, इसमें वक्त ज़ाय होता है, और ज़्यादा रील आप देखेंगे तो आपकी नफ्सियात पर असर करता है चीज़ वो। अगर आपको इसका एडिक्शन हो जाएगा, हमारे बच्चों को, बच्चियों को इस उम्र में, तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। रील बनाने के चक्कर में, इंटरनेट के जरिए जल्दी पैसा कमाने के लालच में लोग अपना कितना नुकसान करते हैं, इसकी खबरें रोज आती हैं। मैं आज के अखबारों से 3 एग्जाम्पल्स आपको देता हूं। पटना से रिपोर्ट आई कि बिहार के 60% टीनेजर्स रील्स बनाने में लगे हैं। पढ़ाई छोड़कर रील्स के चक्कर में रोज 4 से 5 घंटे बर्बाद करते हैं। देहरादून से आई एक रिपोर्ट में कहा गया कि सेल्फी का शौक अब बीमारी में तब्दील हो रहा है। डून हॉस्पिटल के मनोरोग विभाग की हेड डॉक्टर ने कहा यह सेल्फाइटिस सिंड्रोम है। दिल्ली की खबर तो और भी खतरनाक है। ऑनलाइन कमाई के लालच में पिछले 1 साल में दिल्ली के लोगों ने अपने 700 करोड़ रुपए लुटा दिए। ये खबरें एक बड़े खतरे का संकेत हैं। रील बनाते समय हमने लोगों को जान से हाथ धोते देखा है, लाइक्स के चक्कर में जेल जाते देखा है, साइबर क्राइम की वजह से जिंदगी भर की कमाई लुटाते हुए देखा है। असल में न इंटरनेट बुरा है, न रील बनाना बुरा है, न रील देखना कोई गुनाह है। बुराई तो लालच में आकर लाइन क्रॉस करने में है। इसीलिए सबको इंटरनेट का इस्तेमाल संभल कर करने की जरूरत है। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी।